नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन में, जो कि मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर है। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे जो आपके आगामी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट का एग्जाम, तो जो मैथ यहाँ पे भी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, कह रहा है विशाल नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 45 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में उसे 18 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक नाव है, ये नदी बह रही है और ये नाव है, ठीक है, इसको हम नाव कंसीडर करते हैं। अगर ये नदी का प्रवाह इधर दिशा में है और जब नाव है अगर इधर जाएगी तो इसको समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर यही नाव नदी के साइड जिस तरफ नदी बह रही है उस दिशा में जा रही है तो उसको जो समय लग रहा है वो कम लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में चली गई दूरी, धारा के विपरीत दिशा चली, धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी की अगर हम बात करें तो 285 किलोमीटर है, 285। अगर हम धारा के विपरीत मतलब इधर नदी बह रही है लेकिन हम इधर की दिशा में जा रहे हैं तो हमको 285 किलोमीटर की दूरी चलने में कुल जो समय लग रहा है वो 45 आवर से लग रहा है, मतलब 45 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पे जो समय लग रहा है वो है 45 घंटे। हम इसको क्या करेंगे कि दूरी को d1 मानेंगे और टाइम को t1 मानेंगे, ठीक है। दूरी को d1 और टाइम को t1 मान रहे हैं। सेम उसी प्रकार से सेम उतनी ही दूरी को धारा की दिशा में, तो हम यहाँ पे d2 मान लेते हैं। धारा की दिशा में d2 जो है ये है 285 किलोमीटर, लेकिन जो t2 है ये हो जाएगा 18 घंटे। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो धारा की चाल है, अब हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे हम जो डी ये निकाल लेंगे तो 285 बटा हम कर देंगे 45। यहाँ पे ये दूरी हो गई और हमको समय दिया गया तो हम चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और सेम यहीं पे भी करेंगे, 285 बटा 18 करेंगे। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे और जो डिफरेंट आएगा वही इनका एक्चुअल में वो होगा। तो देखिएगा 45 से 285 को काटेंगे तो ये आएगा 6.83 किलोमीटर प्रति आवर्स। और जब हम इसको काटेंगे 285 डिवाइडेड बाई 18 से तो ये आएगा 15.83 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो यस निकालना है, यस इक्वल टू मतलब स्पीड, मतलब धारा की जो प्रवाह निकालना है, धारा की चाल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि d1 या d2 माइनस d1 बाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 है डी यहाँ पे हम करेंगे 15.83 माइनस 6.83 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको माइनस करेंगे 15.83 में से 6.83 को माइनस करेंगे तो ये दोनों तो यहाँ से 0 हो गए। अब बचा 15 में से 6 घटाना है, तो ये जब 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा और बटा 2, 2 चौको 8 और रिमेनिंग बचा 1, 2 पंचे 10।
यहाँ पे सॉरी दोस्तों एरर है, ये 33 आएगा यहाँ, 33। यहाँ पे जब 33 आ जाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन हो जाएगा इसमें। 6.33, 6.33 आने का मतलब यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पॉइंट का 5, और ये हो जाएगा 9.5। ये जब हम 2 से इसको काटेंगे तब अब जब काटेंगे तो यहाँ पे 4.75 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.7 नंबर, ऑप्शन नंबर चौथे में अवेलेबल है। अगले प्रश्न की बात करें, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या जोड़ना है जो कि 6 अंकों की संख्या जो 3485110 दिया गया है उसमें जोड़ेंगे तो वो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 11 के 11 की विभाज्यता का जो नियम कहता है वो कहता है कि जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे संख्याएं दी गई हैं 3, 4, 8, 5, 3, 4, 8, 5, 1, 0। अब इनमें जो सम प्लेस है और विषम प्लेस है उनका जो डिफरेंट होगा वो ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं कहने का मतलब है कि जैसे देखिएगा 3 में 8 जुड़ेगा, 8 में 1 जुड़ेगा, और 4 में 5 जुड़ेगा और 5 को हम 0 वाले ऑप्शन से प्लस करेंगे। मीन्स कहने का है कि जो सम प्लेस है उनका जो संख्याएं दी गई हैं और जो विषम प्लेस है उनकी संख्याओं का योग इस प्रश्न का करने के बाद उनका जो डिफरेंट आएगा वो माइनस करना। देखिएगा हम 3 प्लस 8 प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा 8, 1, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे आया हमको 12 देखने को, और 4 प्लस 5 प्लस 0, तो 5, 4, 9। अब हमको इनका जो माइनस कर देना है, तो 9 में से 12 में से 9 घटाने का मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट वेट, यहाँ पे आ रहा है 3। 3 यहाँ पे हमको अंतर देखने को मिल रहा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर 3 होगा। अगर हम इस ऑप्शंस में चूंकि एरर टाइपिंग है इसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं, तो एक ऑप्शंस का जो राइट आंसर होगा 3। हम क्या करेंगे कि अगर 34, 85, 10 में हम अगर 3 को प्लस कर देंगे तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 34, 85, 10 में अगर हम 3 जोड़ दें तो ये कट जाएगी 31,683। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 31,683 आएगा, तो जब हम ब्रेक करेंगे 11 से तो यानी इतना रिमाइंडर आएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 630 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 है तो D का मान हमको ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य जो दिया है वो 700 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस है छूट के बाद वो हो गया 630। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंट आया यानी जो छूट की वैल्यू आई वो आया 70 रुपए। 70 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला। तो पहली छूट जो है वो 700 रुपए पे पहली छूट मिली, जो कि D% के इक्वल में है। तो हम यहाँ से करेंगे 700 गुणा D, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि ये जब कट जाएगा तो 7 बार में, तो यहाँ पे हमको पहली छूट जो मिला वो 7th D मिला, 7D मिला। और जो दूसरी छूट है वो सेम मूल्य पर फिर से हमको D% का ही छूट दिया गया। तो यहाँ से हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, तो ये आएगा 7D। दो छूट जो आया वो 14D आया, जबकि हमको एक्चुअल में कितना दिया गया है 70 रुपए। तो हम 14D इक्वल टू करेंगे 70, तो यहाँ पे हमको 70 करना है। 70 जब करेंगे तो D इक्वल टू 70/14 कर देंगे, 14 पंचे 70। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 5, D का मान 5 आ रहा है, जो कि आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसको ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करें, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करके 8.6% वार्षिक वृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक ने किसी वर्ष की 1 जनवरी को 1924 रुपए और 1 जुलाई को 1924 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज मिलेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक ब्याज जो आर है ये एक साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। तो हम 8.8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 6 महीने का ब्याज मिलेगा। क्योंकि ये जो ब्याज है ये 12 मंथ का है, 12 महीने का जो ब्याज हमारे पास है वो 8.88% है। तो हम यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 4.4% पर 6 मंथ। एवरी 6 मंथ में 4.4% हमको यहाँ पे ब्याज देखने को मिल रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे कि ये 1 जनवरी से जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया 1924 रुपए, ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया। और जो एक यहाँ पे हम 1 जनवरी से लिख 1 जनवरी वाले अमाउंट पर ये 12 महीने का ब्याज मिलेगा और 1 जुलाई वाले अमाउंट पर 1 जुलाई वाले पर जो कि 1924 रुपए ही है, इस पे 6 मंथ का ब्याज मिलेगा। इस पे जो ओवरऑल ब्याज मिलेगा 8.8% ये प्लस में मिलेगा, क्योंकि एक बार हम इसका पहले 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, फिर इसका और इस पे 6 मंथ का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा ये 4.4% के इक्वल होगा और ये जो होगा 8.8 प्लस में आएगी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि 1924 गुना 4.4 भागे 100 हम कर देंगे। जब हम इसको काटेंगे तो 19.24 आएगा, 19.24 आएगा। फिर हम इसको कर देते हैं गुना 4.4 से, तो यहाँ पे आएगा 84.5 84.65 84.656 आएगा। तो हम इसको इतना 2 अंकों तक हमको लेना है। तो ये 6 महीने का 6 माह का ब्याज है, 6 माह का ब्याज। अब हम क्या करेंगे, 6 माह का ब्याज इतना आया तो 8.46 को हम 3 से इंटू कर देते हैं। 3 से इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया गया था तो इसमें हम 2 बार ब्याज निकालेंगे और जो 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया गया था तो उसमें 1 बार ब्याज निकालेंगे। हम इसको जब 3 बार इंटू करेंगे तो 5 तिहाई 15 की 5 हासिल का आया 1, 6 त्रिक 18 की 19 की 9 हासिल का आया 1, 8 4 तिहाई 12, 1 13 की 3 हासिल का आया 1, 8 त्रिक 24, 1 25, 2 अंक के बाद दशमलव। तो 253.95 यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ये 3 बार का ब्याज, क्योंकि ये हमारे पास आ गया 253.95। अब हमको क्या करना है कि वो एक बार हम निकालेंगे इस वाले अमाउंट का ब्याज। इस वाले अमाउंट का ब्याज इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये इसमें जब जुड़ेगा तब इसके अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो हम क्या कर देते हैं 8.65 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.8465। 0.8465 में हम इंटू कर देंगे जब 100 का 4.4 का, तो यहाँ पे आएगा 3.72, यहाँ पे आएगा 3.72। अब इस 3.72 को हमको इसमें प्लस कर देना है। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 257.69 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आप एग्जाम में हल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, वह संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो कोई संख्या है यक्स, हम मान लेते हैं यक्स वह संख्या है, इसका अगर हम 20% निकाल दें, का जो 20% आएगा वह आएगा 530 के 20% से 180 अधिक। 180 तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है।
हम इसको क्या कर लें कि जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20x, इसको आपस में इंटू कर देंगे तो 20x/100 आ जाएगा। और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 20 × 100 आ जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 530/5 प्लस 180। अब 530 को हम जब काट देंगे तो ये आ जाएगा 106 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और पॉइंट 5, ये क्योंकि 10 बार 5 दाम 50, 10 आ गया और 5 छक्का 30, 106 आ गया। तो 20x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 106 प्लस 180। ये हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20x इक्वल टू 6 8 286। x इक्वल टू 286 में अब हम करेंगे 100 का इंटू, यहाँ पे जो 20x इक्वल टू होगा ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे 100 रखते हैं और ये हो जाएगा 6 8 2 और जब इधर जाएगा तो ये 2 अंक इसमें प्लस हो जाएगा। 20x इक्वल टू 286 और डबल जीरो, x इक्वल टू 86 286 डबल जीरो फिर 20 मतलब 2086 28,600 में। अब हम इसको 0 से 0 काट देंगे, x इक्वल टू 2860 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 1430 यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में उसमें 10% की वृद्धि है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि है, तो इसकी जनसंख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1,30,000, 1 3 2 3 टाइम्स 0 मतलब 1,30,000 का 10% हम निकाल देते हैं। क्योंकि 10% निकालेंगे फिर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये तो अपने आप में 100% है ही, ये अपने आप में 100% है। हम इसका 110% अगर निकाल दें हमको वही वैल्यू पता चल जाएगा जो हमें 10% निकाल करके जब इसमें जोड़ेंगे तो वही 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे बचा 1300 गुना 110। अब हम इसको इंटू करेंगे 0 0 0 0, फिर ये आएगा 0 0 3 1, फिर आएगा 0 0 3 1। अब इनको जोड़ देंगे 0 0 3 4, 1,43,000। तो यहाँ पे हमको क्या मिला 1,43,000, 1,43,000। ये जो वैल्यू आया ये हमारे पास आया 10% जब हम इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर में। फिर अब दूसरे साल की बात कह रहा है, दूसरे साल जो इंक्रीज होगा वो होगा 1,43,000 पर, क्योंकि अब ये जो 10% बढ़ेगा 1,43,000 की वैल्यू पे बढ़ेगा तो 1,43,000 अब अपने आप में हो जाएगा 100%। और अब हम निकालेंगे इसका 130%, क्योंकि दूसरे वर्ष 30% का इंक्रीज हो रहा है। तो 2 जीरो से यहाँ पे भी 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे बचा 1430 गुना 130। अब इसको जीरो इसको इंटू करेंगे, 4 बार जीरो तो यहाँ पे आया, फिर 3 से 1 बार जीरो, 3 3 का 9, 4 3 बार 1 2 हासिल का आया 1, 3 एकम 3 1 4, फिर ये आया 0 3 4 1। अब इसको हम ऐड ऑन करेंगे 1,85,900, 1,85,900 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप इसको या ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आए तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिएगा। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमको साफ साफ कह सकते हैं कि साधारण करना है। तो हम यहाँ पे 14/7 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये अलग से ब्रैकेट में तो 7 से 2 बार में कट जाएगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 है। तो 6 एकम 6, फिर बच गया वहां से 2, 6 चौको 24, 14 छक्का 84। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू आया, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 14, ये 14 से कट जाएगा और ये आएगा 7, यहाँ पे प्लस का आ गया 7।
फिर ये इंटू होगा, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, ये हम ब्रैकेट कर देते हैं, 2 इंटू ये ब्रैकेट आएगा 14 प्लस भाग होता है, सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है पहले, अब फिर उसके पहले ब्रैकेट वगैरह होता है। तो अगर हम अब यहाँ इस वाले रो में है तो हमने भाग तो कंप्लीट कर लिया, अब गुणा करेंगे तो 7 गुना 2 करेंगे, 7 दूना 14 होगा, तो 2 गुना यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 दूना 28 यानी 2 गुणा 28 मतलब 28 का इंटू मतलब 56, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इनका जब हम 28 दूना होता है 56, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगले प्रश्न की बात करें, सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3.8 के अनुपात में निवेश करती हैं, यानी जो उनके द्वारा निवेश किया गया है वो है 3.3:8, मतलब सुनैना प्लस जो रीमा का इन्वेस्टमेंट है वो है 3:8। तो हम 3:8 को क्या करेंगे, आपस में सम कर देंगे, 3 + 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी जो भी इन्होंने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका जो सम आया हमारे पास, हमारे अकॉर्डिंग वो आया 11, और उस 11 की वैल्यू क्या दिया गया है कि उनको लास्ट में, साल के लास्ट में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो आया है 3927, 3927 का प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में यहाँ पे दिया गया है 3927 का जो मान दिया गया है वो 11 का मान है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले एक का मान निकालें, 3927 जो है ये है अपने आप में 11 का मान, हम एक का मान निकालने के लिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 357, 357, 357 हमारे पास एक का मान है, 3927 जो है ये 11 का मान है, तो एक का मान यहाँ पे आया 357। अब हमारे पास कह रहा है कि सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे कि सुनैना का जो वैल्यू निकालेंगे उसके लिए 357 में सुनैना का जो निवेश अनुपात है वो 3 है, तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 21, रिमेनिंग आया 3, 5 × 15, 16, 17, 7, हासिल का आया 1, 3 × 9, 1, 10, 1071 यहाँ पे हमारे पास आया, ये जो है सुनैना का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट का रेशो से हमने प्रॉफिट की वैल्यू निकाली कि इतना इसको प्रॉफिट हुआ लास्ट में। अब यहाँ पे कह रहा है इस 357 में 357 में हम कर देंगे 8 का इंटू, 8 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा रीमा की वैल्यू, रीमा का प्रॉफिट मिल जाएगा 357 गुणे 8 करने पे, 357 गुणे 8 करने पे हमारे पास आएगा 2856, 2856। अब हमारे पास क्या रहा है प्राप्त लाभों का अंतर, तो 2856 जो है ये बड़ी वैल्यू दिया गया है और छोटी वैल्यू हमारे पास आया 1071, हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 5, ये आ जाएगा 15, 15 मतलब 7 दूना 14, 8 8 यहाँ पे आएगा 85 लास्ट में आना चाहिए, 85 दो में है मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा चूंकि एक इधर गया तो ये हो गया 7, यहाँ पे 7 आएगा, 1700 जो 85 है इस प्रश्न का सही अंतर है। अब अगले प्रश्न की बात करें और लास्ट प्रश्न जो कहता है वो कुछ इस तरीके से, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए होता है और चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपए है तो मूलधन में अंतर ज्ञात करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर हम कर दें तो यहाँ पे आया 66 माइनस 60, तो यहाँ पे जो अंतर आया है वो अंतर है ये डिफरेंट या अंतर जो भी कहें वो 6 रुपए का अंतर है, 6 रुपए का अंतर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 साल का, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज जो होगा वो 60 बटा 2 कर देंगे, यहाँ पे आएगा 30 रुपए, 30 रुपए जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, लेकिन 1 साल का साधारण ब्याज आया 30 रुपए। वहीं पे हम करेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज का और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर जो आया वो 6 रुपए आया,
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 30 रुपए के लिए 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, तो 30 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हम करेंगे। साधारण ब्याज की दर हमको यहाँ से मिल जाएगा। एक 30 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पे हमको अंतर में मिला है 6 मिला है 30 रुपए पर। 30 रुपए का 1 साल का जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा है, साधारण ब्याज तो 30 का दुगुना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू अंतर यानी जो भी डिफरेंट आया, गुना में हम करेंगे 100, भागे करेंगे 30 गुना 1, 30 मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है इंटू 1 ईयर। दर अंतर कितना है 6 का, गुना हम करेंगे 100 क्योंकि हमको निकालनी है वैल्यू, फिर 30 इंटू 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 30, ये 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6, तो यहाँ पे आ गया 20। 20 हमको यहाँ पे देखने को मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर की वैल्यू जो मिला हमको वो 20 रुपए मिला। अब प्रिंसिपल निकालना है हमको, तो प्रिंसिपल निकालना है यानी मूलधन निकालना है। मूलधन, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, हम यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर दें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 आया, 6 आया तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज की बात कर रहा है 60 रुपए, तो 60 भागे 2 करेंगे तो 30 रुपए 1 साल का साधारण ब्याज है। 30 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज का जो अंतर आया वो 6 रुपए है। तो दर निकालने के लिए जो भी अंतर आया साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के मध्य, उसका अंतर गुना में 100, क्योंकि 100 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू हमको निकालनी है। फिर 30 इसलिए लिखे कि 30 पर वैल्यू निकालनी है 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का कॉमन होता है। 30 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल का कॉमन होता है, इसके वजह से। ठीक है, अब हम क्या किए कि 6 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 30 किए तो 20% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। अब हमको मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए एसआई यानी साधारण ब्याज गुना 100 बटा आर गुना टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम निकालना है। अब देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट है 60 रुपए और इनटू करेंगे 100, आर हमने निकाला 20% और समय मिला है 2, तो 20 से काटेंगे 20 तिहाई 60 और 2 से काटेंगे तो ये आ गया 50। अब हम इसको करेंगे तो 150 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस वीडियो का लास्ट सही उत्तर है। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।